नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पेन क्या होता है, पेन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, पेन कौन कौन से स्टेप्स में चल के हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन उसमें क्या करता है, और कौन कौन से स्टेप्स में हम पेन को कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं। आज हम लोग पेन किलर्स पढ़ेंगे, कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो पेन को कंट्रोल कर सकती हैं। 3 तरीके की मेडिसिन हमने कल बताई थी। तो उन मेडिसिन में है, सबसे पहले आते हैं ओपियम डेरिवेटिव्स, दूसरे होते हैं एनेस्थेटिक एजेंट्स, तीसरे होते हैं एनसेड्स। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ओपियम डेरिवेटिव्स, मतलब वह दवाइयाँ जो अफीम के प्लांट से, नहीं ओपियम के प्लांट से, या पॉपी जिसका लेमन नेम है पॉपी, उसके प्लांट से मिलने वाली ड्रग्स को हम ओपियम डेरिवेटिव्स में पढ़ेंगे। दोस्तों, ओपियम डेरिवेटिव्स में हम कौन कौन सी ड्रग्स पढ़ेंगे? नंबर 1 मॉर्फिन, नंबर 2 कोडीन, नंबर 3 पैथिडीन, पेंटाजोसिन, ट्रेमाडोल, फेंटेनिल और हेरोइन। अब इसमें ये जो हेरोइन है, ये ड्रग ऑफ एब्यूज है, मतलब ऐसी ड्रग जिसका एब्यूज होता है। एब्यूज मतलब जिसका दुरुपयोग होता है। मतलब हेरोइन का हमेशा यूज किया जाता है, नशेड़ी लोग यूज करते हैं, ठीक है। ड्रग्स जो आपके हेरोइन, कोकेन वगैरह जो ड्रग्स ली जाती हैं, वही हेरोइन है ये। अब हम लोग देखेंगे कि मॉर्फिन, कोडीन, पैथिडीन, पेंटाजोसिन, ट्रेमाडोल और फेंटेनिल, इनमें कौन सी ड्रग किस लेवल पे कितने अच्छे से काम करती है। देखिए, सबसे पहले मॉर्फिन बहुत पावरफुल एजेंट है, बहुत अच्छी दवा है, आपके पेन एज अ पेन किलर बहुत अच्छी दवा है। इसके बाद कोडीन, और ओपियम डेरिवेटिव है कोडीन, लेकिन पेन में उतना अच्छा काम नहीं करती है। इसके बाद पैथिडीन, वाकई में बहुत अच्छी दवा है पैथिडीन भी। इसके साथ साथ पेंटाजोसिन भी उतनी ही अच्छी दवा है, लेकिन मॉर्फिन इन सब में बेटर है। अब बात करते हैं ट्रेमाडोल की। बहुत जनरली यूज किया जाता है ट्रेमाडोल आजकल के जमाने में। ट्रेमाडोल बहुत अच्छा पेन किलर है, लेकिन पेंटाजोसिन, पैथिडीन और मॉर्फिन के मुकाबले थोड़ा सा कम है, प्लस माइनस के निशान है यहाँ पर। फेंटेनिल बहुत अच्छा यूज किया जाता है, ये इसको हम ज़्यादातर यूज करते हैं एनेस्थेटिक के रूप में। और हेरोइन, हेरोइन को मैंने बताया ड्रग ऑफ एब्यूज है ये, यानी कि इसका दुरुपयोग किया जाता है। अब इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे जो मेन ड्रग होगी इस पूरे ग्रुप की। जब भी हम कोई ड्रग्स पढ़ेंगे, कोई भी ड्रग का ग्रुप पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम सिर्फ वही ड्रग लेंगे जो मेन होगी। उसके बाद बाकी की जो ड्रग्स होंगी उसको हम उसके कंपैरेटिवली ब्रीफली पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे मॉर्फिन, एक ऐसी ड्रग जो सैकड़ों सालों तक इस्तेमाल हुई दर्द निवारक के रूप में, मतलब एज अ पेन किलर। जो सबसे पहली ड्रग आई वो मॉर्फिन, और बहुत सालों तक इस्तेमाल होती रही। इसने बहुत सारे लोगों की लाइफ बचाई भी है, और मेन थिंग, इसने बहुत सारे लोगों की लाइफ स्पॉइल भी की है। बिल्कुल, क्योंकि मॉर्फिन के जितने ज़्यादा यूजेस हैं, उससे ज़्यादा कहीं साइड इफेक्ट्स भी हैं। वो साइड इफेक्ट्स मैं इसके इफेक्ट्स के बाद साइड इफेक्ट्स बताऊंगा। देखते हैं इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं। सबसे ज्यादा एफिकेशियस, मतलब मोस्ट एफिकेशियस, एक्चुअली मॉर्फिन करता क्या है? मॉर्फिन ब्रेन को सुला देता है। आप लेमन लैंग्वेज में समझिए, ब्रेन को स्लो कर देता है, लगभग अनकॉन्शियस कर देता है। अब अनकॉन्शियस होने के बाद बॉडी में जो भी चीजें होंगी, अनकॉन्शियस ब्रेन के बाद जो भी चीजें होती हैं बॉडी में, वो सारे काम मॉर्फिन करता है। जैसे सबसे पहले तो पेन फील ही नहीं होगा। जब ब्रेन आपका सो रहा होगा तो बॉडी में आप कुछ भी करिए, पेन फील ही नहीं होगा। इस वजह से ये मोस्ट एफिकेशियस है। नंबर 2, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ये सप्रेस कर देता है, यानी कि उनके कामों को खत्म कर देता है। ब्रेन का काम होता है ज्यादातर सोचना, रिफ्लेक्सेस देना, स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है रिफ्लेक्सेस देना। वो सारे काम बंद हो जाएंगे, मतलब ब्रेन बिल्कुल ही शिथिल हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। उसके बाद
ये मेन चीज है कि जो आजकल हम लोग पेन किलर्स यूज करते हैं जैसे एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, बार बार मैं ये एनसेड्स नाम ले रहा हूं, इस टॉपिक के बाद एनसेड्स ही पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में। एनसेड्स ज्यादातर यूज होता है आजकल एज अ पेन किलर, लेकिन पेन किलर से एनसेड से भी बेहतर काम करती है मॉर्फिन, अब वो भी बहुत ज्यादा एफिकेसी के साथ। अब जब ब्रेन सो जाएगा तो क्या होगा, वेरी गुड फॉर विसरल एंड इस्चेमिक पेन्स, मतलब विसरल ऑर्गन हमारे एब्डोमेन के अंदर के जितने भी पेन्स होते हैं उन सब में मॉर्फिन बहुत अच्छा काम करता है। कारण क्या है, जब आपका ब्रेन सो जाएगा मॉर्फिन के इफेक्ट से, तो बॉडी के अंदर जितने भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं, इंटेस्टाइन की है, बिलियरी जो भी मूवमेंट्स हैं, वो सारे मूवमेंट्स हो जाएंगे बंद। जब वो सारे मूवमेंट्स हो जाएंगे बंद तो पेन जनरेट होना भी बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से ये विसरल और इस्चीमिक पेन्स में भी बहुत फायदा करता है। इसके बाद जब ब्रेन शांत हो जाएगा, बिल्कुल अनकॉन्शियस होने जाएगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, तो जितनी भी ब्रेन में एंजाइटी होगी पेन की वजह से, एक्चुअली जब पेन होता है सीवियर होता है तो पेशेंट को घबराहट, बेचैनी और दिमाग में बहुत सारी बातें आना, डर लगना, ये सारी चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजें भी खत्म हो जाएगी क्योंकि ब्रेन काम नहीं कर रहा है। अब उसके बाद जब ब्रेन काम नहीं करेगा देन इट इंड्यूसेस स्लीप, मतलब नींद आएगी पेशेंट को। जब ब्रेन नहीं काम करेगा तो पेशेंट सोएगा, पेशेंट को नींद आएगी। अब इसके बाद मॉर्फिन कौन कौन से सिस्टम्स पे कैसे कैसे काम करती है, आप देखिए मॉर्फिन क्या कर रहा है, बॉडी को रिलैक्स कर रहा है, ब्रेन को सुला रहा है। ब्रेन जैसे ही सोएगा तो बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होने की वजह से रेस्पिरेशन शैलो हो जाएगा, रेस्पिरेशन की रेट कम हो जाएगी। अब इससे क्या घाटे होंगे, रेस्पिरेशन कम हो जाने की वजह से ऑक्सीजन इनटेक कम हो जाएगा। तो जो पेशेंट जिनके लंग्स खराब हैं, जिनके लंग्स में बहुत ज़्यादा कंजेशन है या अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, उनके लिए मॉर्फिन खतरनाक साबित होगा। इसके बाद सीटी जेट सिस्टम, क्या होता है सीटी जेट सिस्टम, ब्रेन का एक पार्ट होता है सीटी जेट, जो जिसके स्टिमुलेट होने पर नोजिया, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग्स आती हैं। तो अगर सीटी जेट सिस्टम में ये जो मॉर्फिन है वो सीटी जेट सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, मतलब उसको एग्रवेट करता है। तो क्या होगा, जब सीटी जेट सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो नोजिया और वॉमिटिंग आएगी, नोजिया और वॉमिटिंग। जब भी आपने देखा होगा ओपियम डेरिवेटिव कोई भी इंजेक्टेबल अगर दिया जाता है तो पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, तो उसका रीजन यही है। इसके बाद प्यूपिल्स, जब बॉडी रिलैक्स होगी तो बॉडी में आंखों को, आईज को बहुत कम रोशनी की आवश्यकता होगी क्योंकि बॉडी रिलैक्स कर रही है, बॉडी को कुछ भी नहीं देखना है। तो जब नहीं देखना है तो क्या होगा प्यूपिल के साथ, प्यूपिल्स बहुत कम जो प्रकाश होगा उसे लेने की कोशिश करेगी, तो प्यूपिल हो जाएंगी कॉन्स्ट्रिक्ट। प्यूपिल हो जाएंगी कॉन्स्ट्रिक्ट, इससे क्या होगा, विजन बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ब्लड प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब बॉडी रिलैक्स हो जाएगी मॉर्फिन लेने के बाद तो क्या होगा, पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, तो बॉडी के साथ साथ हमारी ब्लड वेसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगी। तो ब्लड वेसल्स जब रिलैक्स होंगी तो ऑटोमेटिकली बीपी हमारा फॉल करेगा। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि एक तो ब्लड प्रेशर जनित जो भी बीमारियां होती हैं वो कम हो जाएंगी, साथ ही मायोकार्डियल इंफाक्शन में जिसमें प्री लोड और आफ्टर लोड बढ़ा हुआ होता है उसको भी मॉर्फिन की ड्रग कम कर देती है। अब पेरिस्टाल्सिस, जब बॉडी रिलैक्स होगी, ब्रेन सो रहा होगा, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगा। क्या होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इंटेस्टाइन की जो गति होती है, डायरेक्शन होता है, वो हो जाएगा कम, क्योंकि अब बॉडी को कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, बॉडी रिलैक्स कर रही है, तो पेरिस्टाल्सिस कम हो जाएगी। इसकी वजह से भी जब पेरिस्टाल्सिस कम हो जाएगी तो अंदर जो भी सीक्रेशंस हैं, जो भी
हमारा फूड गया हुआ है वो भी अब आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो वो भी बैक प्रेशर लगाएगा, उससे भी वॉमिटिंग होने के चांसेस रहेंगे। अब यूरिनरी सिस्टम पे क्या काम करता है मॉर्फिन? मॉर्फिन क्या करता है, बॉडी रिलैक्स हुई, रिलैक्स जब बॉडी हो जाती है तो यूरिन पास आउट करने की अर्ज नहीं होती है, मतलब यूरिन पास आउट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बॉडी रिलैक्स है। तो क्या करता है मॉर्फिन, जो यूरिनरी के जो स्फिंक्टर्स होते हैं उनको टाइटली क्लोज कर देता है, क्लोज कर देता है स्फिंक्टर्स को। क्लोज करने से क्या होगा, यूरिन का रिटेंशन होगा। अब जो एल्डर पेशेंट्स होते हैं, जो उम्र दराज या बुजुर्ग पेशेंट्स होते हैं जिनको प्रोस्टेट की दिक्कत है, उनके लिए ये स्थिति काफी गंभीर होती है क्योंकि स्फिंक्टर्स आपके क्लोज हो जाए, पहले से नैरोइंग थी बीपीएच की वजह से, अब स्फिंक्टर्स भी क्लोज हो गए हैं तो यूरिन रिटेंशन निश्चित रूप से होगा। तो उस कंडीशन में हमें मॉर्फिन नहीं देना है। मॉर्फिन स्फिंक्टर्स ऑफ ओडाई पे क्या काम करता है? ये स्फिंक्टर्स ऑफ ओडाई पाए जाते हैं आपके ड्यूडेनम में। तो स्फिंक्टर्स ऑफ ओडाई के क्लोज हो जाने से मॉर्फिन इनको क्लोज कर देता है, टाइटली क्लोज, टाइटली क्लोज कर देता है। अब इससे क्या होगा, इसके बंद हो जाने से जो पूरा पीछे की तरफ बिलियरी ट्रैक्ट है उसमें बैक प्रेशर बनेगा। आगे से रास्ता बंद है तो पीछे से पूलिंग होना शुरू हो जाती है और बैक प्रेशर होना शुरू हो जाएगा। तो जितने भी बिलियरी ट्रैक्ट के पेन्स हैं उनमें स्थिति और गंभीर हो जाएगी क्योंकि बैक प्रेशर पड़ रहा है, पूलिंग हो रही है, रुकावट आ रही है। इस वजह से अगर आपके गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से कोई पेन है, सीपीडी स्टोन की वजह से कोई पेन है, या कोई भी और ऑब्स्ट्रक्शन जो कि बिलियरी ट्रैक्ट में है उसकी वजह से पेन है, तो वो पेन और ज्यादा वर्सन हो जाएगा। वर्सन द पेन, पेन और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा मॉर्फिन के क्या क्या काम हुए अभी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मॉर्फिन के साइड इफेक्ट्स, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा मॉर्फिन का क्या डोज है वो भी देखेंगे, मॉर्फिन की टैबलेट्स किस किस नाम से आती है वो भी देखेंगे। देखते हैं मॉर्फिन के साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट जो इसका एडवर्स इफेक्ट है वो है इसकी डिपेंडेंसी। मतलब मॉर्फिन अगर कोई लगातार लेता है तो वो इस पे डिपेंडेंट हो जाता है। अगर वो आदमी मॉर्फिन नहीं लेगा फिर तो उस पे आएंगे विड्रॉल सिम्टम्स, मतलब मॉर्फिन छोड़ने के बाद जो सिम्टम्स आएंगे जैसे घबराहट, बेचैनी, चेहरा लाल हो जाना, शरीर में से गर्मी निकलना, बेहोशी, ये बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आएंगे। इसलिए यही सबसे मेन वजह है कि मॉर्फिन का इस्तेमाल अब इस जमाने में बहुत ही लिमिटेड हो चुका है। इसके बाद जो मॉर्फिन का सबसे कॉमन जो इसका एडवर्स इफेक्ट है वो है सिडेशन। सिडेशन मतलब नींद लाना, क्योंकि पेशेंट जब भी मॉर्फिन लेता है तो ब्रेन अनकॉन्शियस होने लगता है, तो उसकी वजह से नींद आती है। इसी वजह से मॉर्फिन बहुत कम यूज किया जाता है एज अ पेन किलर। इनकी जगह हम लोग पहले ही इस्तेमाल करते हैं एनसेड्स। तीसरा जो है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शंस। अगर कोई पेशेंट सीओपीडी का है या अस्थमेटिक है, ब्रोंकियल अस्थमा है उसको, तो उसमें ये सीवियर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। मतलब जो फेफड़े की नलियां होती हैं, ब्रोंकस होती है, उन सबको कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देता है, जिसकी वजह से जो एयरवे है वो नैरो हो जाता है और एयर लेने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, तो अस्थमा और ज्यादा प्रेसिपिटेट हो सकता है। इसके अलावा एलर्जीज, बहुत कम रेयर देखा गया है कि मॉर्फिन की कोई एलर्जी होती है, लेकिन जिस पेशेंट को मॉर्फिन से एलर्जी होती है तो उसमें खुजली होना, चकत्ते होना, अर्टिकेरिया वगैरह ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। इसके अलावा अब देखेंगे मॉर्फिन की डोज, इनकी अब डोजेस देखेंगे। मॉर्फिन कौन कौन सी डोज हम कैसे कैसे देते हैं मॉर्फिन को। 10 से 50 mg अगर हम ओरल देना चाहते हैं टैबलेट फॉर्म में या सिरप फॉर्म में तो 10 से 50 mg के अप्रॉक्स इसकी डोज बनती है। इसके अलावा अगर हम IM इंजेक्शन देना चाहते हैं तो 10 से 15 mg के बीच में दे सकते हैं।
अगर हम आईवी इंजेक्शन देना चाहते हैं तो 2, 4, 6 के mg के हिसाब से आईवी इंजेक्शन भी इसके मार्केट में अवेलेबल हैं। और किन किन नामों से आती हैं मॉर्फिन की ड्रग्स? मॉर्फिन सल्फेट के नाम से आती है, मॉर्कोंटिन नाम से आती है, रिलीमॉर्फ नाम से आती है। ये हमने पूरी तरीके से मॉर्फिन को समझ लिया है। अब इसके बाद जो ओपियम की ड्रग्स होंगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि और कौन कौन सी ओपियोइड ड्रग्स हैं, उनको मॉर्फिन से कोरिलेट करेंगे। और मेन थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट अगले वीडियो होने जा रहा है उसका कारण है एनसेड्स पढ़ाऊंगा मैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें आती हैं आपकी डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, मेफेनिमिक एसिड, निमेसुलाइड, आइबुजेसिक, एटोरकॉक्सिब, सेलेकॉक्सिब, बहुत सारी ड्रग्स हैं जो आप जानते हैं। तो अगला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू।